अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। हमारे आज की इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो नज़म नंबर 10 है, जो कि क़तात के ऊपर मबनी है, जिसको लिखा है अनवर मसूद ने, वो हम आपके सामने जो है वो हल करेंगे। हमारे इस जो मशकी सवालात में से जो पहला जो हमारे पास जो सवाल है वो है, मुख्तसर सवाल का जवाब हमने देना है। सवाल यह है कि शायर ने पहले कते में किस मुआशरती मसले की तरफ निशानदही की है। शायर बुनियादी तौर पर यहाँ पर मुआशरती मसाइल में से ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से बढ़ने वाली महंगाई और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सूरत हाल के अंदर जो बिल की सूरत के अंदर यहाँ पर हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, जो कि गरीब आदमी के लिए जो इनके अंदर घिरा हुआ है और ज़िंदगी भर के लिए मफलूज होकर रह गया है, इस लिहाज से उसकी तरफ निशानदही करते हैं और इस बात का तज़किरा करते हैं कि पानी का, सुई गैस का, बिजली का और फ़ोन का जो बिल है वो इतना ज़्यादा आ जाता है कि एक इंसान इस कर्ब से बहुत ज़्यादा बिलबिला उठता है और बहुत ज़्यादा परेशान है और मसाइल का शिकार है। और उसकी ज़िंदगी के अंदर अगर एक बंदा तनख्वाहदार है और गरीब है और उसकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह इन्हीं बिलों की जो है वो नज़र हो जाती है, इसलिए हमारे यहाँ ये एक बुनियादी मसला है। सवाल नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है कि दूसरे कते में शायर ने तंज़ो मिज़ाह के अंदाज़ में किस आलमी मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। इसमें शायर ये बयान करते हैं कि बुनियादी तौर पर जो वीटो है, जिसमें 5 ममालिक शामिल हैं, एक अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया है, चाइना है और साथ में जर्मनी भी इसमें, अमेरिका भी इसमें शामिल है। सो इस लिहाज से यहाँ पर इसका तज़किरा किया जा रहा है कि अगर वीटो ये मुस्तकिल अरकान है 5 जो जनरल असम्बली और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुकम्मल तौर पर इनके पास वीटो का हक़ है कि अगर कोई करारदाद वहाँ पर जाती है और वो उसके हक़ के अंदर फ़ैसला नहीं देते या उसके हक़ के अंदर देते हैं तो उसकी बुनियाद पर ये इख्तियारात उन पर हैं। लिहाजा अगर कहीं पर भी बैनुल अक़वामी कोई मसला पेश आता है या कोई मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करता है और बाकी सारे ममालिक उसकी मज़म्मत करते हैं, सो मज़म्मत की सूरत हाल के अंदर ये बात देखी जाती है कि अगर वीटो का इस्तेमाल अगर वहाँ पर हो जाता है, सो वीटो का इस्तेमाल की बदौलत उनकी मज़म्मत किसी काम नहीं आती है और कोई उसके अंदर करारदाद जो है, उसके अंदर कोई मस्बत फ़ैसला जो है वो निकलता नहीं है। इस वजह से क्योंकि अख्तियारात जो है वो बड़े कंट्रीज़ के पास हैं, सो इस लिहाज से उन्होंने पॉलिसी अपनी इस तरीके से अपना ली है कि उसकी बुनियाद पर कोई भी मुल्क उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसमें से तीसरा जो हमारे पास जो है वो शेर है कि दूसरा कता पढ़ते ही जहन में कौन सी मारूफ ज़रबुल मिसल आती है, इसका मफ़हूम क्या है। सो दूसरा कता पढ़ने के साथ हमारे ज़रबुल मिसल हमारे पास आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास अख्तियारात मौजूद हैं वही हर चीज़ का मालिक है। अगर वो नाइंसाफ़ी करता है, अगर वो किसी का हक़ मारता है तो उस पर कोई दूसरा बंदा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अख्तियारात उसी के पास हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, ये कहा गया कि अपने उस्ताद से मालूम कीजिए कि हड़प्पा के खंडरात पंजाब में कहाँ वाक़ हैं और इनसे इबरत का कौन सा पहलू निकलता है। सो ये कहा गया कि पंजाब से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर ज़िला उकाड़ा के बाद आगे ज़िला साहिवाल आता है और ज़िला साहिवाल से 26 किलोमीटर के फासले पर जो हड़प्पा का एक शहर था किसी ज़माने के अंदर, वहाँ पर जो आबाद था और फिर वीरान हो गया और उजड़ गया। अल्लाह ताला का कहा यह जाता है कि उसके ऊपर अजाब नाजिल हुआ, जिसकी वहाँ पर जो तहज़ीब को देखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जो है वहाँ वसी वरीज़ वहाँ पर गलियाँ भी देखने को मिलती हैं और दीवारों के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ जो है वो नक्श भी देखने को मिलते हैं, हरूफ भी देखने को मिलते हैं, मट्टी के खिलौने वहाँ से निकलते हैं और चांदी और सोने के जेवरात भी वहाँ से बरामद हुए। सो इस लिहाज से ये कहा गया और इबरत हमारे लिए इस वजह से ये है कि उन लोगों का नज़रिया ये था कि जब एक इंसान को जो है वो दफनाते थे तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसके साथ उसका साजो सामान को भी दफना दिया जाता था और उनका ये अकीदा था कि मरने के बाद जो भी शख्स है उसको किसी भी किस्म की कोई तंगी महसूस ना हो, ये तमाम चीज़ें उसके साथ जाएंगी। सो इस लिहाज से हमारे मौजूदा दौर के अंदर जो लोग हैं वो इस पर इबरत का निशान हासिल नहीं करते कि वो सारी की सारी चीज़ें इतने हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी अभी भी दुनिया के अंदर ही हैं और इंसान अगर इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना नामा अमाल और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेकर जाता है और इसी की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होता है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि शायर ने चौथे कते में हमारे दफ्तरी निज़ाम का कौन सा अलमिया बयान किया है। जो चौथा हमारे पास जो कता है इसके अंदर रिश्वत बेईमानी की तरफ जो है इसकी तवज्जो दिलाई और ये कहा कि क्लर्क से आगे हर एक साहब जो है वो बहुत ज़्यादा साहिब गौर है और जब तक उसकी जेब को गर्म न किया जाए, जब तक उसको रिश्वत न दी जाए, तब तक जो है वो फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती और जायज़ काम भी इंसान का अधूरा रह जाता है और फ़ाइल तब तक मेज़ पर रहती है, तब तक अगला अफसर उस पर साइन नहीं करता जब तक उसको मुकम्मल मुनासिब जो है वो पैसे मुंह मांगे उनको ना दिए जाएं, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ता। सो इस वजह से अनवर मसूद यहाँ पर एक रिश्वत सताई और रिश्वतखोरी की जो बुनियादी जो हमारा मुआशरती मसला है उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए नजर आते हैं। इसमें से
अगला हमारे पास सवाल नंबर 6 है कि मंदरजा झैल तराकीब के मानी लिखिए जिसमें ज़रब करबनाक, करिए शिकस्ता, शहर ख़राब, साहिब गौर, मज़म्मतकारी और मकामात हौफ़ग़ां। ये लेक्चर 1 के अंदर हमने मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने लिखे थे, वहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पर लेक्चर 2 जो मशकी सवालात और कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।